हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीएस के टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन लिखा हुआ है हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इस इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई हैं? तो जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? नंबर फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर सेकंड है समुद्रगुप्त, नंबर थर्ड है विक्रमादित्य और नंबर फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो जो इलाहाबाद स्तंभ है इसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ लेख को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किसकी? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त की जो सेनापति का नाम था, समुद्र के सेनापति हर्षेण द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और समुद्रगुप्त के जो सेनापति का नाम था हर्षेण द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चीनी यात्री फाहान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? जो चीनी यात्री था फाहान, वो किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? ए ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन लिखा हुआ है विक्रमादित्य। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, चीनी यात्री जो फाहान था वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग दूसरा नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था या विक्रमादित्य था उसके गुरु का नाम था चाणक्य। गुरु का क्या नाम था? चाणक्य नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का पूछा जाता है दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। और भी एक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का गुरु के नाम था। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसके राज दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। नवरत्नों में बहुत ही फेमस जो थे वो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। दूसरे थे वराह मिहिर और तीसरे थे धन्वंतरी। तीसरे कौन थे? धन्वंतरी। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में नवरत्न रहा करते थे उनमें कालिदास थे, वराहमिहिर थे और धन्वंतरी प्रमुख रूप से थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है विक्रमा कुमार गुप्त। तो हमारा जो कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राज कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए ऑप्शन लिखा हुआ घटोत्कच श्रीगुप्त, बी ऑप्शन है
डी ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्रगुप्त। तो गुप्त गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन लिखा हुआ है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा विक्रमादित्य और डी ऑप्शन लिखा हुआ है राणा गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते थे? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए ऑप्शन लिखा हुआ है मथुरा में, बी ऑप्शन है प्रयागराज में, सी ऑप्शन लिखा हुआ है वाराणसी में और डी ऑप्शन लिखा हुआ है ताम्रलिप्ति में। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? तो प्रयागराज में किया करता था। कहाँ किया करता था? प्रयागराज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है मिलीमीटर, सी ऑप्शन है आपका वोल्टीमीटर और डी ऑप्शन है आपका डेकामीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर। ए आंसर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये जो सी ऑप्शन दे रखा है वोल्टमीटर, इससे हम लोग विभव मापते हैं। क्या मापते हैं? विभव। तो विभव मापने की इकाई क्या हो जाएगी? वोल्टमीटर हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो आपका बैरोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है राज्यपाल, बी ऑप्शन लिखा हुआ है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन आपका क्या है? प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रेयान, बी ऑप्शन लिखा हुआ है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन लिखा हुआ है कार्बन और डी ऑप्शन लिखा हुआ है नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फ्रेयान। तो फ्रेयान को रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? ए ऑप्शन है जे थॉमसन, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है जे थॉमस और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ईंट पर नाच ध्यान रखेंगे। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से हो जाएगा जे थॉमसन, पा से हो जाएगा रदरफोर्ड, पा से हो जाएगा प्रोटॉन और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और जे से हो जाएगा चा से हो जाएगा जे चैंडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जे चैंडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन पूछा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैंडविक ने की थी। तो पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? तो जे थॉमसन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये आपसे पूछा जाता प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड हमारा हो जाता। न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाएगा तो जे चैंडविक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है 11 नंबर। लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन अधिनायक। तो जनगण मन अधिनायक की रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की है और इन्होंने बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान की रचना भी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हीटर में किस हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के जो तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है नाइक्रोम लिखा हुआ है। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है? ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है नाइक्रोम, बी ऑप्शन लिखा हुआ है सोने का,
सी ऑप्शन लिखा हुआ है चांदी का और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका तांबे का। तो हीटर के जो तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोहे पर अगर जंग लग जाएगी तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ है बढ़ता है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है अत्यधिक बढ़ता है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है कम हो जाता है और डी ऑप्शन लिखा हुआ है ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो लोहे पर अगर जंग लग जाएगी तो इसके भार में क्या होती है, बढ़ता है, इसका भार क्या होता है, बढ़ता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोहे पर अगर जंग लग जाएगी तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है स्टील में, बी ऑप्शन लिखा हुआ है लोटे में, सी ऑप्शन लिखा हुआ है जस्ते में और डी ऑप्शन है पीतल में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है किसे भविष्य आगे लिखा हुआ है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है टाइटेनियम और बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है लेड, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है लेड, सी ऑप्शन लिखा हुआ है मरकरी और डी ऑप्शन लिखा हुआ है प्लेटिनम। तो किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन लिखा हुआ है बाबर और डी ऑप्शन लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली के जो सुल्तान रजिया सुल्तान थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान नाम था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मानचेस्टर ए ऑप्शन आपका उत्तर लिखा हुआ है, आई होप आपने देख लिया होगा कि अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है कोसी नदी, बी ऑप्शन लिखा हुआ है माही नदी, सी ऑप्शन लिखा हुआ है रावी नदी और डी ऑप्शन लिखा हुआ है यमुना नदी। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक हमारा ए आंसर आ जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी अगर पूछा जाएगा तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है ताला बनाने के लिए, बी ऑप्शन है आपका चूड़ी बनाने के लिए, सी ऑप्शन है आभूषण बनाने के लिए और डी ऑप्शन है कपड़े बनाने के लिए। तो अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए फेमस है, तो अलीगढ़ आपका ताले बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है आपका नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, ए ऑप्शन लिखा हुआ है 8, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 9, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 7 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 10। तो हमारे सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8। पहले ये 9 ग्रह हुआ करते थे, कितने, 9।
नवा ग्रह कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो को हमने ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि यह दूसरे ग्रहों की कक्षा को काट देता था, इसलिए हमने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो हमारे सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले ये 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह कौन सा था? प्लूटो। प्लूटो को हमने ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है, क्योंकि यह दूसरे ग्रहों की कक्षा को काट दिया करता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? ए ऑप्शन लिखा हुआ है सिख धर्म के लोग, बी ऑप्शन लिखा हुआ है हिंदू धर्म, सी ऑप्शन लिखा हुआ है मुस्लिम और डी ऑप्शन लिखा हुआ है ईसाई धर्म। तो बैसाखी का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ देखिए, शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा आपकी फिरदौसी ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है नवाब पटौदी और डी ऑप्शन लिखा हुआ है गजल खान। तो शाहनामा आपकी फिरदौसी की रचना का नाम है। ठीक है, शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है मणिपुर की राजधानी है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है इम्फाल, बी ऑप्शन लिखा हुआ है कोहिमा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है ईटानगर और डी ऑप्शन लिखा हुआ है हैदराबाद। तो मणिपुर की राजधानी कौन थी? इम्फाल थी। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है आपकी? कोहिमा है। ईटानगर आपकी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर है। और हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तो मणिपुर की राजधानी कौन सी हो जाएगी? इम्फाल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही कोहिमा पूछा जाता है, तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है देखिए, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता था? तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन लिखा हुआ है राजस्थान, सी ऑप्शन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता था? तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब इसे 370 धारा को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। और देखिए, पहले जम्मू कश्मीर हमारा राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसको काट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक बना दिया गया है आपका लद्दाख और एक आपका बना दिया गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को काट के। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सी नदी महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है? तो कौन सी नदी महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है गोदावरी, बी ऑप्शन लिखा हुआ है रावी नदी, सी ऑप्शन लिखा हुआ है माही नदी और डी ऑप्शन लिखा हुआ है गंगा नदी। तो कौन सी नदी महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है? तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र की नासिक से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है, जहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।